हकीकत ये है कि इंडिया जो काम असल में नहीं कर पाता उसे भरपूर तरीके से बॉलीवुड फिल्म्स में पेश करता है। जहां उनके प्रोफेशनल पायलट्स इतने महंगे जहाज नहीं संभाल पाते, वहीं उनका एक हीरो अकेला ही इंटेलिजेंस से लेकर ऑपरेशन तक सब कुछ कर जाता है। ऐसी ही एक फिल्म तेहरान देखने का मौका मिला। फिल्म की शुरुआत से ही अंदाजा हो जाता है कि ये अपनी आवाम के जज्बात को उभारने और किसी खास मुल्क की तरफ भड़काने का मुकम्मल बंदोबस्त है। इत्तेफाक से इस बार निशाना पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान था। असल में इस फिल्म का प्लॉट 2012 में हुए एक हमले के इर्द गिर्द घूमता है जो दिल्ली में हुआ था। यह हमला एक इजरायली डिप्लोमेट की गाड़ी पर मैग्नेटिक बॉम्ब लगाकर किया गया था जब उसकी बीवी अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी। इस हमले के नतीजे में ड्राइवर, डिप्लोमेट की बीवी और कुछ राहगीर जख्मी हुए। इसके बाद इंडियन एजेंसीज और दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और भरपूर तहकीकात के बाद सामने आता है कि इस हमले के पीछे एक ईरानियन सिक्योरिटी एंटिटी का हाथ है। इसके अलावा एक इंडियन जर्नलिस्ट को भी शुबे की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया और कई ईरानियन नेशनल्स के खिलाफ वारंट जारी किए गए जो इंडिया से जा चुके थे। जब ये साफ था कि इसके पीछे ईरान का हाथ है तो फिर इंडिया ने उस वक्त अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ईरान का नाम क्यों नहीं लिया? इसकी असल वजह यह है कि 2012 में इंडिया ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि इंडिया उस वक्त ईरान से बड़ी मिकदार में क्रूड ऑयल खरीद रहा था जो इंडिया के एनर्जी सेक्टर को स्टेबल रखने के लिए बेहद जरूरी था। ईरान सऊदी अरब के बाद इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर था। ईरान की तरफ से इंडिया को बहुत सी सहूलियात फराम की गई थी, जिसमें 90 दिन का क्रेडिट पीरियड और डिस्काउंट शामिल थे। सिर्फ यही नहीं, 2012 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और यूरोप की तरफ से इंटरनेशनल दबाव और पाबंदियां मुसलसल बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इंडिया के लिए ईरान को तेल की अदायगी करना बेहद मुश्किल हो चुका था, क्योंकि रिवायती बैंकिंग और शिपिंग चैनल्स बंद कर दिए गए थे। और इसीलिए इंडिया ने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद एक पेचीदा रुपी पेमेंट मैकेनिज्म बनाकर तिजारत जारी रखी, जिससे साफ जाहिर होता है कि उस वक्त इंडिया को ईरान से अपने ताल्लुकात बहाल रखने की कितनी जरूरत थी। फास्ट फॉरवर्ड साल 2025, दिल्ली हमले के 13 साल बाद इंडियन सिनेमा में इस वाक़े को दोबारा सॉफ्ट लॉन्च किया जाता है तेहरान फिल्म के जरिए। लेकिन क्यों? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? ये तो आपने जान लिया कि 2012 में क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इंडिया ने ईरान का नाम खुलकर नहीं लिया। पर अब साल 2025 में सूरत हाल बदल चुकी है। अब इंडिया को ईरान के क्रूड ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि मतलब हो गया ख़त्म। इसलिए अब फिल्म भी बन जाएगी, नाम भी ले लिया जाएगा, ईरान विलन भी बन जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाई भी हो जाएगी। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है या और भी कोई बात है? इंडिया का एक ख्वाब और भी है जिसके लिए उसे अब भी ईरान की बेहद जरूरत है, और वो है पाकिस्तान को बाईपास करके एक ट्रेड रूट हासिल करना जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट कनेक्ट करता हो। और ये मुमकिन है सिर्फ चाबहार पोर्ट के जरिए। और ईरान पर तो सैंक्शंस है ना? जी बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि सिर्फ इस ट्रेड रूट की डील के लिए अमेरिका की तरफ से इंडिया को वेवर मिला हुआ है और 2024 में इंडिया ने ईरान के साथ 10 साल की डील भी कर ली है, जहां बहुत सा काम ऑपरेशन के हवाले से बाकी है। लेकिन इंडिया के लिए ये सिर्फ कोई सैंक्शन प्रूफ ट्रेड रूट नहीं है, बल्कि वो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से खौफजदा है और इसीलिए इलाके में अपनी पोजीशन को बहाल करने के लिए वो ईरान के साथ ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट बनाना चाहता है ताकि पावर डायनेमिक्स को काउंटर बैलेंस कर सके। पर अगर ऐसा है तो फिर ईरान के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करने के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये समझना मुश्किल नहीं। इस वक्त इंडिया को ईरान में चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के हवाले से रिलैक्सेशंस अमेरिका की तरफ से मिली हुई है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इजराइल को फलस्तीन, ईरान और दीगर किसी भी जगह मुंह उठाकर बमबारी करने और धमकियां देने की रिलैक्सेशन मिली हुई है। साथ ही साथ ईरान पर पाबंदियां भी अमेरिका की तरफ से ही हैं। सो यहाँ अब अमेरिका मतलब अब्बू और इजराइल मतलब बेटे के राज में इंडिया कुछ हासिल करने की कोशिश में है, वो भी उससे जो बाप बेटे का जानी दुश्मन है, यानी कि ईरान। तो फिर चाहे बाप हो या बेटा, वो कुछ भी करे, खुशामद करना तो बनता है। और वो कैसे होगा? वो ऐसे कि जो दुश्मन है उसको बदनाम करने का कोई मौका ना छोड़ा जाए। और यही वजह है कि 13 साल बाद जाकर अचानक इंडिया को याद आता है, अरे हम ये कैसे भूल गए भाई। फिल्म में जैसे दिल्ली पुलिस के मनमौजी ऑफिसर जॉन इब्राहिम अपना ही प्लान बना के ईरान के अंदर घुस जाते हैं और अपनी गैर मामूली सलाहियतों के जरिए तमाम मुजरिमों को ठिकाने लगाना शुरू करते हैं। पर आखिर में होता क्या है? इंडिया ही उन्हें अपनाने से मना कर देता है। इस वक्त इंडिया की सूरत हाल भी ऐसे ही है, जो नहीं जानता कि कब बाप बेटा या उसका दुश्मन उसको पहचानने से ही इनकार कर दे। और अगर इसको एक और नजर से देखा जाए तो इंडिया में इस वक्त हिंदुत्व का राज चल रहा है, जिनकी सोच और इजराइल में मौजूद ज़ायनिस्ट रजीम की आइडियोलॉजी बहुत हद तक एक जैसी है। ये खुद को हर दूसरी रेस से बेहतर समझते हैं
और किसी किस्म का जुल्म दिखाने से गुरेज नहीं करते, जिसका जिक्र आजाद ईसा ने भी अपनी किताब होस्टाइल होमलैंड्स द न्यू अलायंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल में किया है। वो कहते हैं दे आर टेकिंग देयर क्यूज फ्रॉम द इजरायली लॉबी, एंटी मुस्लिम बिगेटरी एंड इस्लामोफोबिया इज देयर शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड सिविलाइजेशन गोल, दे बिल्ड अलायंसेस एंड हेल्प ईच अदर। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो लेग स्प्लिट अजय देवगन ने फूल और कांटे फिल्म में किया था, इंडिया की सूरत हाल भी इस वक्त वैसे ही है। बस फर्क इतना सा है कि कब टांगे चिर जाएं ये मालूम नहीं।